Integrate it. Add wings to your career. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट एड विंग्स टू योर कैरियर। सो दोस्तों, अपन ने लास्ट लेक्चर तक अपनी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होती है, वाटर डिमांड क्या होती है, कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, और उसके बाद अपन ने क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर स्टार्ट कर दिया था, और उसमें फिजिकल क्वालिटी क्या होती है वाटर की, क्या कैसे अपन को टर्बिडिटी, कलर, ऑर्डर वगैरह अफेक्ट करते हैं, वो सब अपन ने देख लिया। कैसे उनको मेजर करते हैं, क्या उनकी परमिसिबल लिमिट होती है, वो सब अपन ने देख लिया। अब आज अपन स्टार्ट करते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो सेकंड स्टार्ट करते हैं अपन केमिकल पैरामीटर या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, कह दो, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन सी आती है, जैसे मेरी क्लोराइड कितनी है वाटर में, मेरा फ्लोराइड कितना है, मेरे टोटल सॉलिड्स प्रेजेंट कितना है, हार्डनेस क्या है, एल्कलिनिटी क्या है, ये सब अपन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन टोटल सॉलिड्स और डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। टोटल सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, एंड डिसॉल्व भी लिखो आप, डिसॉल्व सॉलिड। तो मेरे वाटर में डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ सॉलिड्स जो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनको 2 to 3 आवर्स चाहिए ताकि वो सेटल हो सके। अगर 2 to 3 आवर्स उनको ऐसे ही रखते बिना हिलाए तो वो अपने आप सेटल हो जाते हैं। कुछ सस्पेंडेड सॉलिड से भी छोटी साइज के होते हैं, ठीक है, जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। और डिसॉल्व सॉलिड अपना मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कौन सा, ट्रू कलर देते हैं। और टोटल सॉलिड क्या होता है, सम ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिसॉल्व सॉलिड। इसके अलावा कोलोइडल सॉलिड्स भी होते हैं, ठीक है, जिनकी साइज भी सस्पेंडेड सॉलिड से कम होती है। तो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कह सकता हूं मेरा टोटल सॉलिड्स क्या होता है, मेरा सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, अब सस्पेंडेड सॉलिड को मैं कैसे काउंट करूंगा, अगर मैं फिल्टरिंग कर दूं, फिल्टर करने पर जो मेरे फिल्टर मीडिया पे जो पार्टिकल्स बचेंगे वो मेरे क्या होते हैं, फिल्टरिंग, वो मेरे क्या हो जाएंगे, सस्पेंडेड सॉलिड। तो फिल्टरिंग वाटर एंड वेट एंड वेरी। ठीक है, अगर मैं इसको फिल्टर मीडिया में, मेरे वाटर को मैं फिल्टर मीडिया से पास करूं, तो उसके ऊपर जो भी मेरे सॉलिड्स होंगे वो मेरे क्या होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड। उसको मैं वेट कर दूंगा तो मैं सस्पेंडेड सॉलिड यहां से फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, और टोटल सॉलिड मेरे को पता होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड माइनस करूंगा मैं, डिसॉल्व सॉलिड मेरे को मिल जाएंगे। अब मैं इसमें से क्या आता है कि मेरी परमिसिबल लिमिट क्या होती है। ठीक है, परमिसिबल लिमिट, यहीं से क्वेश्चन आता है, और काफी बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेरी वाटर में टोटल सॉलिड्स होती है, उसकी परमिसिबल लिमिट क्या होती है, तो वो लेस देन 500 ppm होती है। और ppm क्या होते हैं, मिलीग्राम पर लीटर, ये मैंने कल भी बताया। ठीक है, अब कॉज फॉर रिजेक्शन, अगर मान लो मेरी परमिसिबल लिमिट इससे कम वाला वाटर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं आसानी से यूज कर सकूंगा, लेकिन मेरे पास वो वाटर ही नहीं है जिसमें मेरी परमिसिबल टोटल सॉलिड्स की लिमिट 500 से कम हो। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो उस केस में मेरी टोटल कॉज ऑफ रिजेक्शन यानी कॉज फॉर रिजेक्शन, ठीक है, इस केस में अगर मेरे पास वाटर में लेस देन 2000 ppm टोटल सॉलिड्स प्रेजेंट है, अगर किसी केस में 500 से कम वाला अवेलेबल नहीं है लेकिन 2000 से कम वाला अवेलेबल है और मेरे को वाटर यूज करना बहुत जरूरी है, तो मैं क्या करूंगा, लेस देन 2000 वाला तो यूज कर लूंगा। किस केस में, जब मेरे पास ये वाला अवेलेबल नहीं है और यूज करना जरूरी है। लेकिन अगर मेरी वाटर में टोटल सॉलिड्स अगर 2000 ppm से ज्यादा हो गए तो वो मैं वाटर यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा कि अगर मेरे पास टोटल सॉलिड्स डिसॉल्व हो गए वाटर में तो वो वाटर मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अब 3 तरह के मैंने सॉलिड्स बताए, उनकी साइज पे भी कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं यहां लिख देता हूं। सस्पेंडेड सॉलिड होती है, सस्पेंडेड सॉलिड्स की साइज होती है 10 की पावर -1 mm टू 10 टू द पावर -3 mm। ठीक है, कोलोइडल सॉलिड, सबको पता है कोलोइडल सॉलिड क्या होता है। कोलोइडल सॉलिड्स की साइज होती है मेरी 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर -6 mm। और लास्ट डिसॉल्व सॉलिड की साइज होती है मेरे लेस देन 10 टू द पावर -6 mm। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन मेन स्टार क्वेश्चंस कहां से बनता है, इससे बनता है।
ठीक है, कि मेरी परमिसिबल टोटल सॉलिड्स की परमिसिबल लिमिट क्या होती है, तो लेस देन 500, और कॉस्ट फॉर रिजेक्शन क्या होता है, 2000। ठीक है, अब एक नोट करके एक पॉइंट लिख देते हैं अपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेरा टोटल सॉलिड्स है वो इवापोरेशन से मेजर होता है कौन से डिग्री टेम्परेचर पे, तो 104। तो टोटल सॉलिड्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल सॉलिड्स आर मेजर्ड बाय इवापोरेशन एट 104 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपको कि मेरे को टोटल सॉलिड मेजर करना है बाय इवापोरेशन से, तो मेरा टेंपरेचर कितना होना चाहिए, 104 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और सस्पेंडेड सॉलिड मैंने बता दिया फिल्टरिंग मीडिया से मेजर करते हैं। तो यहां से ये अपना होता है टोटल सॉलिड, क्या होता है, टोटल सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड और डिसॉल्व्ड सॉलिड का मिक्सचर होता है। परमिसिबल लिमिट क्या होती है, लेस देन 500, कॉस्ट फॉर रिजेक्शन लेस देन 2000 होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर मेरी टोटल सॉलिड्स वे वाटर में, ठीक है, तो इससे ज्यादा क्वांटिटी टोटल सॉलिड्स वे वाटर में, तो मैं वो वाटर यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वालिटी पैरामीटर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक थी टोटल सॉलिड्स। अब दूसरी आती है पीएच। छोटी क्लास में पढ़ा है अपने पीएच क्या होता है, तो हाइड्रोजन H+ की जो कंसंट्रेशन होती है उसे अपन पीएच कहते हैं। ठीक है, सेकंड पीएच। तो पीएच मेरा क्या होता है, छोटी क्लास में अपन ने पढ़ा था log H+। ठीक है, और H+ क्या होता है मेरा, H+ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन वो किस में होती है, मोल्स पर लीटर में। ठीक है, सबको पता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H+ किस में होती है, मोल्स पर लीटर में। ठीक है, अब अपन ने अब सबको पता है कि मेरी पीएच वेरी कहां से कहां सकती है, वाटर किसी भी की पीएच कहां से कहां वेरी करती है, 0 to 14। ठीक है, अगर मेरी वैल्यू 0 to 7 हो, लेस देन 7, ठीक है, 0 to लेस देन 7, तो वो मेरा क्या होता है, एसिडिक। 7 हो तो मैं वो कहता हूं कि मेरा न्यूट्रल है, और ग्रेटर देन 7 हो तो वो क्या होता है, एल्केलाइन या बेसिक, एल्केलाइन। ठीक है, सबको पता है 0 से लेस, अगर मेरी पीएच लेस देन 7 हो तो एसिडिक मीडियम, 7 हो तो न्यूट्रल, और ग्रेटर देन 7 हो तो एल्केलाइन। ठीक है, अब परमिसिबल वैल्यू सब में इंपॉर्टेंट, सबकी परमिसिबल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। किसी ना किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एनवायरमेंट से परमिसिबल वैल्यू का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो अपनी पीएच, वाटर में पीएच की परमिसिबल वैल्यू क्या होती है, 6.6 to 8.5। तो परमिसिबल वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, परमिसिबल वैल्यू क्या होती है मेरी, 6.6 to 8.5। ठीक है, अगर अब मेरी वैल्यू लेस देन, वाटर में अगर मेरी पीएच लेस देन 6.6 हो, ठीक है, तो मेरे को क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्यूलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ट्यूबरक्यूलेशन यानी कि क्या हो जाता है, ट्यूबरक्यूलेशन जिसे अपन क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है, यानी कि अगर मैं वाटर सप्लाई से वाटर पास करूंगा, अगर पीएच उसकी पीएच लेस देन 6.6 हुई, मतलब क्या हुआ, मेरा एसिडिक मीडियम, यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा, मेरा पाइप पे क्या आ जाएगा, कोरोजन, क्योंकि एसिडिक के कारण कोरोजन आता है, अपने सबको पता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ट्यूबरक्यूलेशन। ठीक है, अगर पीएच लेस देन 6.6 हुई तो मेरा क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्यूलेशन। सिमिलरली अगर मेरी पीएच ग्रेटर देन 8.5 हुई तो मेरा क्या हो जाएगा, इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप हो जाता है, इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप। ठीक है, इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप हो जाता है, जिससे मेरा क्लोरीनेशन क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहां से डायरेक्ट, अगर मेरे वाटर में पीएच लेस देन 6.6 हुई तो क्या हो जाता है, ट्यूबरक्यूलेशन, और पीएच ग्रेटर देन 8.5 हुई तो इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है, अब ट्यूबरक्यूलेशन होता कैसे, कौन सी रिएक्शंस होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरा कोई आयरन का पाइप है, ठीक है, वो OH माइनस से रिएक्शन करता है और FeOH2 बनाता है, जो वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके FeOH3 प्रेसिपिटेशन बना देता है। ठीक है, इससे मेरी वाटर सप्लाई में क्या होता है, वाटर सप्लाई सही से नहीं हो पाती, उसमें एक तरह से रुकावट आ जाती है। ठीक है, आया समझ? तो ये मेरा क्या होता है,
ट्यूबरक्यूलेशन। कब होता है ट्यूबरक्यूलेशन? जब मेरा पीएच लेस देन 6.6 हो। अब पीएच अपन मेजर कैसे करते हैं? तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि छोटी क्लास में पढ़ा है, मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। और क्वेश्चन आ रखा है ये एग्जाम में, पोटेंशियोमीटर। तो पीएच में किससे मेजर करता हूं? पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। और पीएच किससे मेजर कर सकते हैं? पोटेंशियोमीटर तो अपन ने छोटी क्लास में पढ़ लिया था। अब एक कलर मैचिंग मेथड होता है, उससे भी अपन पीएच मेजर करते हैं, ठीक है। तो पीएच कैन आल्सो बी मेजर्ड बाय कलर मैचिंग मेथड। कलर मैचिंग मेथड क्या होता है? कलर मैचिंग मेथड आपको अभी बताते हैं। कलर मैचिंग मेथड से पीएच कैसे मेजर करते हैं। तो ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं, आप साथ साथ में लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना। और शॉर्ट नोट्स भी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट मैंने पहले बताया थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और रोज पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कलर मैचिंग मेथड के लिए मैं दो इंडिकेटर यूज करता हूं। फर्स्ट बाय मिथाइल ऑरेंज एंड सेकंड क्या होता है मेरा? फिनोक्सिलिन। ठीक है। तो मेरे कलर मैचिंग मेथड के लिए मैंने पीएच को मेजर करना है बाय कलर मैचिंग मेथड, तो दो इंडिकेटर यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलिन, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज की मेरी पीएच क्या होती है? मतलब मिथाइल ऑरेंज मेरा एसिडिक नेचर का होता है और ये कौन सी पीएच में वर्क करता है? 2.8 टू 4.4। सिमिलरली ये मेरा एल्केलाइन इंडिकेटर होता है फिनोक्सिलिन, और ये कौन सी पीएच में वर्क करता है? तो वो होती है 8.6 टू 10.3, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मिथाइल ऑरेंज किस नेचर का होता है? तो एसिडिक नेचर का। किस पीएच में वर्क करता है? 2.8 टू 4.5। और फिनोक्सिलिन एल्केलाइन नेचर का होता है, किस पीएच में वर्क करता है? 8.6 टू 10.3। आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां 8 से 10 वगैरह ऐसी नियर अबाउट देते हैं पीएच, लेकिन आपको कंफर्म याद रखना है 8.6 टू 10.3। अब क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज मेरा स्टार्टिंग में रेड कलर का होता है, ठीक है। जैसे ही वो उसको वाटर में डालेंगे तो वो वाटर को किस कलर में चेंज कर देगा? रेड टू येलो, ठीक है। अब याद कैसे करना है? मिथाइल ऑरेंज है वो MrY कर दो। MrI तो अपन कराते हैं, लेकिन MrY कर दो तो मिथाइल ऑरेंज रेड को येलो में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली मेरा फिनोक्सिलिन क्या करता है? येलो को क्या कर किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड में। तो याद कैसे करना है? सिंपल, प्यार बहुत है और प्यार रखना भी चाहिए, तो प्यार P/R प्यार, ठीक है। याद आ जाएगा, फिनोक्सिलिन येलो को रेड में कन्वर्ट करता है और यहां से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपन ने पीएच में देख लिया कि अपनी पीएच कहां से कहां तक वेरी करती है। मिथाइल ऑरेंज की 2.8 टू 4.4 और फिनोक्सिलिन जो मेरा एल्केलाइन नेचर का होता है 8.6 टू 10.3 तक वेरी करती है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज रेड को येलो में कन्वर्ट करता है, फिनोक्सिलिन येलो टू रेड में कन्वर्ट होता है। पीएच की मेरी रेंज क्या होती है? तो सबको पता है 6.6 टू 8.5 होती है। पीएच को मैं और किससे मेजर करता हूं? पोटेंशियोमीटर और कलर मैचिंग मेथड जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अगर पीएच लेस देन 6.6 हो तो मेरी क्या होती है? ट्यूबरक्यूलेशन की प्रॉब्लम, और ग्रेटर देन 8.3 हो तो इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप हो जाता है, यानी पाइप में रुकावट आ जाती है, ठीक है। अब ये था अपना पीएच, और पीएच से आपके क्वेश्चंस आता ही आता है, जो मैंने लिखा है वहीं से बार बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पढ़ते रहना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, बार बार कह रहा हूं नोट्स पे जोर देना, ठीक है। अब तीसरा केमिकल पैरामीटर आता है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट, एल्केनिटी। एल्केनिटी होता क्या है? तो मेरे को नंबर ऑफ आयन चाहिए जो कि मेरे को H प्लस आयन को दे। अभी अपन ने देखा कि एल्केनाइन नेचर कौन सा होता है? जिसकी पीएच अपने कौन सी होती है? 7 से ज्यादा, वो एल्केनाइन नेचर होता है। और एसिडिक नेचर लेस देन 7 होता है। तो एल्केनाइन क्या हो गया? मेरा नंबर ऑफ आयंस मेरे को कितने चाहिए जो मेरे को H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करे। तो मैं यहां से एल्केनिटी की डेफिनेशन लिख सकता हूं, क्वांटिटी ऑफ आयन। मैं पॉइंट बना रहा हूं, आप भी ऐसे पॉइंट बना के लिखो और नोट्स बनाओ। क्वांटिटी ऑफ आयन that will react to neutralize H plus ion, that will react to neutralize H plus ion,
ठीक है, तो मेरे कितने आयन चाहिए मेरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए H प्लस आयन को, वो मेरी क्या होती है एल्केलिनिटी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर सोर्स क्या होता है एल्केलिनिटी का, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एल्केलिनिटी का मेजर सोर्स कौन कौन से होते हैं, तो 3 मेजर सोर्स होते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और OH माइनस। बहुत बार क्वेश्चन आता है मेजर सोर्स ऑफ एल्केलिनिटी कौन कौन से हैं, तो ये तीनों ऑप्शन में आते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और OH माइनस, और फोर्थ वाला नहीं होता है, वो निकालना होता है या फिर इन तीनों में से एक पूछ लेते हैं। और काफी बार क्वेश्चन आया और एल्केलिनिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वापस दे रहा हूं, मेजर सोर्स कौन से होते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और OH माइनस। अब कुछ माइनर सोर्स भी होते हैं जिनका भी अपन को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो माइनर सोर्सेज कौन से होते हैं अपने, H2PO3 माइनस, HPO4 माइनस और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये मेरे एल्केलिनिटी के मेजर एंड माइनर सोर्स होते हैं। अब एल्केलिनिटी मेजर कैसे की जाती है, तो एल्केलिनिटी मेजर करने के लिए मैं 0.02 नॉर्मेलिटी क्या होता है अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा था, 12th क्लास में। अगर नहीं याद हो तो आप 12th क्लास की एक बार बुक खोलना, आपको वापस समझ में आ जाएगा। तो मैं एल्केलिनिटी को मेजर करने के लिए क्या करता हूं, 0.02 कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करता हूं, टाइट्रेशन इज यूज्ड इन टाइट्रेशन। ठीक है, तो मैं एल्केलिनिटी को मेजर करने के लिए किस नॉर्मलिटी का H2SO4 यूज करता हूं, 0.02 नॉर्मलिटी के H2SO4 यूज करता हूं। और उससे मेरे को कैसे रिजल्ट मिलता है, तो 1 ml ऑफ एसिड, कौन सा एसिड लिख देता हूं यहां, दैट्स व्हाई 0.02 कंसेंट्रेशन नॉर्मलिटी का H2SO4 गिव्स, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, मैं प्रूफ करवा सकता था लेकिन ये आपको कोई मतलब नहीं, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है, क्योंकि एसएससी जेईई में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, जो मेंस के लिए आएगा वो मेंस के टाइम करेंगे अपन। अभी अपन सिर्फ किसकी तैयारी कर रहे हैं, प्री की टियर 1 की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी टियर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट ये डाटा याद होने चाहिए, डायरेक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 ml ऑफ एसिड, दैट्स व्हाई 0.02 नॉर्मलिटी H2SO4 गिव 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एल्केलिनिटी, और उसको मैं किस में एक्सप्रेस करता हूं, आपको पता है मैं एल्केलिनिटी हो चाहे हार्डनेस हो किस में एक्सप्रेस करता हूं, एक्सप्रेस्ड एज या इन टर्म्स ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब अपन वापस बोल रहा हूं, मैं 0.02 नॉर्मलिटी H2SO4 यूज करता हूं, किसको मेजर करने के लिए, एल्केलिनिटी को मेजर करने के लिए। और मेरा 1 ml ऑफ एसिड, कौन सा एसिड, 0.02 NH नॉर्मलिटी का H2SO4 मेरे को 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एल्केलिनिटी देता है, किस टर्म में, CaCO3। अब आप पूछोगे सर जी CaCO3 यूज करते हैं, पहला तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है मेरा, 100, तो मैं इसको आसानी से कंपेयर कर सकता हूं। दूसरा, CaCO3 मेरे को आसानी से प्रेसिपिटेट दे देता है, इसलिए मैं ये दो रीजन मेनली होते हैं, इसलिए मैं इनको CaCO3 के टर्म्स में एक्सप्रेस करता हूं। ठीक है, अब कुछ नॉर्मल टर्म्स आती है आपको जो आपके क्वेश्चंस में काम आएगी, तो मैं आपको यूं ही बता देता हूं, 12 की बातें हैं। ठीक है, मेरा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मेरे को गिवन वेट, जो भी वेट क्वेश्चन में दिया होगा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब दूसरी टर्म्स आती है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मेरा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, जैसे CO3 माइनस, तो यहां पर -1 है, तो -1 मेरी क्या होगी, वैलेंसी। सिमिलरली HCO3 की -1 है। ठीक है, ऐसे मेरी वैलेंसी होती है। जैसे HPO4 -2 है, तो यहां पर मेरी वैलेंसी कितनी होगी, 2। ठीक है, तो ये होती है मेरी वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट सबको पता है, ठीक है, सबको निकालना आता है मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मेरा CO2 है, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट मेरे को पता है 12, ऑक्सीजन क्या कितना है 16, और 2 ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, तो 16 × 2, तो टोटल करोगे 32 और 12 44, तो मेरा CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 44। सिमिलरली आप सबके मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो और आपको आता भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपने एल्केलिनिटी में। देखो अभी तक जो मैंने बताया उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही से बनता है कि मैं H2SO4 किस
नॉन रेडिकल यूज करता हूं 0.02, ठीक है, और 0.02 कंसंट्रेशन कितना देता है 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एल्केनिटी इन टर्म्स ऑफ CaCO3। और मेजर शेयर्स कौन से होते हैं CO3 माइनस HCO3 माइनस OH, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और OH माइनस, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब किस टाइप की रिएक्शंस होती है मेरे एल्केनिटी में वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं कैसे ग्राफ बनता है, कौन सी एल्केनिटी कब प्रेजेंट होती है, किसके कारण एल्केनिटी आती है, किस पीएच पे, सारे अपन देख लेते हैं। तो मेरी एल्केनिटी के कारण ये रिएक्शंस होती है। आपको ये रिएक्शन अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होती है इसको समझना जरूरी है। जैसे मेरा CO2 प्रेजेंट हो, वो H2O के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेरा क्या बनेगा H2CO3, ठीक है, और H2CO3 मेरा क्या होता है वीक एसिड। ये वीक एसिड मेरा ब्रेक हो जाता है, H2CO3 वीक होने के कारण ब्रेक हो क्या होता है और किसमें बनता है H प्लस एंड HCO3 माइनस, और HCO3 माइनस वापस वीक होता है और ये ब्रेक होके H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, ठीक है, CO3 2 माइनस बन के वापस वाटर के साथ रिएक्शन करता है और HCO3 माइनस बनाता है प्लस OH माइनस बनाता है, ठीक है। अब इस तीनों में मेरा क्या होता है CO2 है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, H2CO3 बनाता है, लेकिन H2CO3 मेरा वीक एसिड होता है जो वापस अपने H प्लस और HCO3 में टूट जाता है, और HCO3 H प्लस CO3 माइनस 2 में टूटता है और CO3 वाटर के साथ रिएक्शन बना के वापस HCO3 बनाता है और वापस HCO3, तो ये रिएक्शंस चलती रहती है। अब इन तीनों में ये तीन रिएक्शन तो मेरी स्ट्रांग होती है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन वीक होती है। वीक रिएक्शन हुई इसका मतलब क्या हुआ मेरी यहां से यहां तक रिएक्शन जाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, यहां से यहां रिएक्शन जाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मेरे वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं एल्गी प्रेजेंट होते हैं, और वो एल्गी क्या करते हैं इस HCO3 माइनस का क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं, और HCO3 माइनस का यूटिलाइज करते हैं इसलिए वो क्या बना देते हैं, ठीक है, HCO3 एल्गी क्या करते हैं HCO3 माइनस का यूटिलाइज करते हैं जिससे ये रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करते हैं और वाटर को एल्केलाइन बना देते हैं नेचर। तो ये ध्यान रखना ये रिएक्शन वीक होती है, लेकिन वीक होने के बाद भी क्यों चलते हैं क्योंकि अपने वाटर में एल्गीज प्रेजेंट होती है जो HCO3 माइनस का यूटिलाइज करते हैं और रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं और मेक्स वाटर एल्कलाइन और इंक्रीज एल्केनिटी, ठीक है। अब किस टाइप से ग्राफ आता है इसका वो भी देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है, कैसे डिपेंड करता है, वो सारा अपन देख लेते हैं। तो देखो मैं एल्केनिटी मेजर करने के लिए दो इंडिकेटर यूज करता हूं, ठीक है। एल्केनिटी कैसे मेजर करता हूं, दो इंडिकेटर होता है मेरे पास, ये मिटा देता हूं, ये रिएक्शन सॉल्व थी, मैं बात समझा देता हूं, ठीक है। तो मेरे एल्केनिटी मेजर करने के लिए एल्केनिटी मेजर्ड बाय, अब एल्केनिटी मेजर करने के लिए जैसे मैंने पीएच मेजर करने के लिए दो इंडिकेटर लिए, एल्केनिटी मेजर करने के लिए मैं दो इंडिकेटर लेता हूं, वो ही सेम फिनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो पहला लिया मैंने फिनोल्फथालीन एंड सेकंड मेरा ले लिया मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब सबको पता है फिनोल्फथालीन पीएच कितनी होती है 8.6 to 10.3, अभी मैंने वहां पर बताया था, ठीक है। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज इसकी पीएच कौन सी होती है 2.5 to 4.3, ये तो अभी अपन ने पीएच में पढ़ा था, ठीक है। अब फिनोल्फथालीन मैंने क्या होता है बेसिक इंडिकेटर, ये भी मैंने बताया था आपको, ठीक है, और ये क्या होता है एसिडिक इंडिकेटर, ठीक है। तो फिनोल्फथालीन मेरा क्या होता है बेसिक इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज मेरा क्या हो गया एसिडिक इंडिकेटर, ठीक है। फिनोल्फथालीन मेरा अब वहां तो फिनोल्फथालीन येलो को रेड में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन यहां पर क्या करेगा येलो टू पिंक में कन्वर्ट होता है, येलो टू पिंक, ठीक है। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज मेरा किस में कन्वर्ट होगा ऑरेंज टू येलो,
भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि फिनोप्टेरिन, अगर मेरा एल्कलाइन वाटर में मैं फिनोप्टेरिन मिलाता हूँ तो किस पे कन्वर्ट चेंज होता है? तो येलो टू पिंक में होता है। उसकी पीएच रेंज क्या होती है? बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ, जैसे मेरा वाटर है, मैं वाटर में फिनोप्टेरिन मिलाऊंगा। फिनोप्टेरिन मिलाऊंगा तो स्टार्टिंग मेरी पीएच क्या होगी? अप्रोक्सीमेट 10.3, जैसे अपन ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरी पीएच क्या देता हूं मैं, और यहाँ पर मैं वॉल्यूम ऑफ इंडिकेटर, वॉल्यूम ऑफ इंडिकेटर, ये मेरी वॉल्यूम ऑफ इंडिकेटर। तो स्टार्टिंग में जब मैं वाटर में फिनोप्टेरिन मिलाता हूं तो मेरी पीएच मान लो मेरी कुछ 10.3। ठीक है, ये 10.3 जब मैं फिनोप्टेरिन मिलाता हूं तो यहां से कुछ को ये न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, वाटर में मेरे क्या होंगे? वो एल्कलाइन नेचर किसके कारण होगा? HCO3 माइनस है, OH माइनस है और CO3 माइनस। किसके के कारण होता है? HCO3 माइनस, OH माइनस और CO3 माइनस 2, इनके कारण मेरा एल्कलाइन नेचर होता है। जब मैं फिनोप्टेरिन मिलाता हूं तो वो येलो को पिंक में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब यहां से वो, यहां अगर इसकी पीएच 10.3 होती है तो यहां वो न्यूट्रलाइज करके पीएच कितनी हो जाती है? 8.3। तो 10.3 से 8.3 आया तो मेरा OH माइनस प्लस हाफ ऑफ CO3 माइनस 2 ये न्यूट्रलाइज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? OH माइनस और हाफ ऑफ CO3 माइनस। ये आपको याद होना चाहिए कि मेरा फिनोप्टेरिन होता है वो किसको न्यूट्रलाइज करता है? OH माइनस और हाफ ऑफ CO3 माइनस। सिमिलर, और फिर इसके बाद मैं क्या मिलाता हूं? मिथाइल ऑरेंज। यहां तक मेरा फिनोप्टेरिन था तो यहां मैं लिख देता हूं फिनोप्टेरिन को मैं P से इंडिकेट करता हूं। उसके बाद मैं मिथाइल ऑरेंज मिलाता हूं तो मिथाइल ऑरेंज यहां पीएच क्या लेके आ जाता है? वो 2.5। ठीक है, तो यहां से यहां तक मेरा मिथाइल ऑरेंज, ये मेरा M होता है। ठीक है, ये मिथाइल ऑरेंज। और मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? जो बाकी बचे हाफ ऑफ CO3 माइनस और HCO3, हाफ CO3 माइनस एंड HCO3, इसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। अब ग्राफ को अच्छे से समझना, वापस बता रहा हूं। मेरा ऑर्डर है, स्टार्टिंग में मैं फिनोप्टेरिन मिलाता जाता हूं जब तक कि मेरा येलो किस में कन्वर्ट ना हो जाए? पिंक में कन्वर्ट। तब मेरी पीएच 10.3 से 8.3 होगी और मेरे क्या न्यूट्रलाइज होंगे? OH माइनस और हाफ ऑफ CO3 माइनस। फिर मैं क्या करूंगा? उसमें मिथाइल ऑरेंज मिलाऊंगा। मिथाइल ऑरेंज मेरा क्या करेगा? ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट करेगा और हाफ ऑफ CO3 माइनस और HCO3 माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा। अब देखो यहां इससे मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं, क्या रीजन निकाल सकता हूं कि अगर मेरा फिनोप्टेरिन M के इक्वल हो जाए, यानी कि अगर मैं इस P को M के इक्वल ले लूं तो मेरी एल्केलिनिटी किसके कारण होगी? तो एल्केलिनिटी किसके कारण होगी? मेरी एल्केलिनिटी इज इक्वल टू, देखो अगर मेरा P M के इक्वल हो रहा है तो मतलब मेरा न्यूट्रलाइज कौन सा हो रहा है? सिर्फ OH माइनस न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो मेरी एल्केलिनिटी किसके कारण होगी? OH माइनस के कारण। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा P इक्वल टू 0 हो जाए, P इक्वल टू 0 मतलब मेरा HCO3, अगर इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव देखे तो कौन सा होता है? मेरा HCO3 होता है। लेकिन अगर P इक्वल टू 0 तो एल्केलिनिटी किसके कारण होगी? मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ HCO3 माइनस। ठीक है, और P इक्वल टू M/2 हो जाए तो मेरी एल्केलिनिटी किसके कारण होगी? CO3 माइनस। ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि अगर मेरा फिनोप्टेरिन मिथाइल ऑरेंज की बराबर हो जाए तो एल्केलिनिटी किसके कारण होगी? OH माइनस। फिनोप्टेरिन 0 तो HCO3 माइनस और M/2 हो तो दिस वन। और अगर आज इस पूछ लिया फिनोप्टेरिन लेस देन M/2, लेस देन M/2 तो M/2 के कारण तो यहां आ रही है, लेस देन M/2 0 किसमें आ रही है? तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन के कारण होगी, तो मेरी एल्केलिनिटी किसके कारण होगी? HCO3 माइनस एंड CO3 माइनस 2 के कारण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है और काफी क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली P अगर मेरा ग्रेटर देन M/2 हुआ तो किसके कारण होगी? M/2 किसके कारण होती है? CO3 माइनस, और इससे ज्यादा M की तरफ तो OH माइनस। तो अगर ग्रेटर देन M/2 हुई तो मेरी एल्केलिनिटी किसके कारण होगी? OH माइनस और CO3 माइनस। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एल्केलिनिटी से कि अपना CO2 है वो H2 से रिएक्शन करता है तो H2CO3 बनता है। मेजर शेयर्स कौन कौन से होते हैं? HCO3 माइनस, CO3 माइनस और OH माइनस। लास्ट रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन जो वीक होती है लेकिन
वाटर में जो एल्गी प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, HCO3 माइनस का यूटिलाइज करते हैं, जिसके कारण ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है, और फिनोल्फ्थालीन की पीएच क्या होती है, बेसिक नेचर होता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है। अगर मेरा यहां से ग्राफ आया तो फिनोल्फ्थालीन के कारण अगर मेरा P इक्वल टू M है तो एल्केनिटी किसके कारण होगी, वगैरह वगैरह, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना, नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में वापस कमेंट करना, कौन सी चीज नहीं समझ आई मैं आपको वापस बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर अपना एल्केनिटी खत्म होता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हार्डनेस। इससे पहले एक चीज अपन देख लेते हैं, एक चीज मैं यहां बता देता हूं। मैंने यहां बताया था कि आपको जो लास्ट रिएक्शन है ये मेरी वीक रिएक्शन है। ठीक है, और एल्गी प्रेजेंट होते हैं वाटर में, जिसके कारण ये रिएक्शन चलती है, जिसके कारण क्या होती है, एल्किनिटी बढ़ती है। और ये मेरा एल्किनिटी बढ़ना क्या होता है, मेरा ली चैटेलियर प्रिंसिपल होता है। ये याद रखना, ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहां काम आता है। ठीक है, और छोटी क्लास में अपन ने पढ़ा था ली चैटेलियर प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब एक नोट भी लिख दो, नोट लिख देता है अपन। चलो यहां ये वीक से मिला के मैं एक आपको नोट बता देता हूं, दो नोट है। नोट करके दो अच्छे पॉइंट है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाता है कि अब अगर मेरा pH लेस देन 8.3 हो, ठीक है, देन ऑल कार्बोनेट, देखो लेस देन 8.3 हो तो मेरा कार्बोनेट किस पे चेंज हो रहा है, बाइकार्बोनेट। देन ऑल कार्बोनेट चेंज इनटू बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट। अगर मेरा pH लेस देन 8.3 हो तो मेरे कार्बोनेट किस में चेंज हो जाते हैं, बाइकार्बोनेट में। ठीक है, और pH 8.3 पे मेरा OH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, ये अपन ने देखा यार था, यहां पर अगर 10.3 से मैं 8.3 पे आता हूं तो मेरा OH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरा कौन सी pH पे OH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है, तो 8.3, और 8.3 से कम हो तो कार्बोनेट कंप्लीटली बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। तो यहां तक अपना एल्केनिटी कंप्लीट हो जाता है। अब अपन अगले लेक्चर में करेंगे हार्डनेस क्या होती है, और फ्लोराइड इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कितने पैरामीटर होते हैं, कितनी परमिसिबल इनकी लिमिट होती है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.